गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी नई पोएम स्टार्ट करते हैं आज। हमने पहले केदारनाथ सिंह की दिशा पोएम की थी, उसी का ये पार्ट है। सॉरी, बनारस किया था, बनारस पोएम की थी। अब उसी की ये पार्ट है दिशा, जो कि केदारनाथ सिंह द्वारा ही लिखी गई है। केदारनाथ सिंह इस पोएम में क्या कहते हैं? हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। केदारनाथ सिंह जी इसमें बताते हैं कि हम हर एक व्यक्ति का, हम सब बच्चों का एक अपना एक यथार्थ होता है, यानी एक इमेजिनेशन खुद की होती है हमें। हम वास्तविकता को ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा शायद हिमालय के बारे में जानता भी नहीं है, उसे नहीं पता कि हिमालय क्या है, कैसे है। लेकिन जब लेखक उससे पूछता है कि हिमालय किधर है, तो वो पतंग उड़ाने में मगन है, अपनी पतंग उड़ा रहा है और अपने स्कूल के बाहर उसकी छुट्टी हुई है, मतलब स्कूल से अभी छुट्टी हुई है, थोड़ी देर के लिए वो पतंग उड़ा रहा है और शायद उसे पता भी नहीं कि लेखक उससे क्या पूछना चाह रहा है। तो जब उससे पूछा कि बेटा हिमालय कहाँ है, तो वो कहता है उधर उधर। वो इशारा करता है जहां उसकी पतंग भागी जा रही है, जहां उसकी पतंग आसमान में जा रही है, वो उधर ही इशारा करता है। तो कवि कहता है कि क्या मैं स्वीकार कर लूं, क्या मैं मान लूं आज कि उसने जो मुझे बताया है कि हिमालय उधर ही है आसमान की तरफ, क्या मैं उसे ही आज स्वीकार कर लूं। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि हर एक बच्चे का अपना एक यथार्थ होता है, उसकी खुद की इमेजिनेशन होती है कि शायद हिमालय उधर ही होगा। बहुत छोटी सी पोयम है और लेखक बस इससे यही हमें संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक यथार्थ होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक इमेजिनेशन होती है और वो उसी के आधार पर अपने उसे बना लेता है या स्वीकार कर लेता है उन चीजों को। ठीक है, पोयम समझ आई? अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। दिशा कविता का आपको कैसे करना है, इस पहले सबसे पहले इस कविता का जो भी काव्यांश है, छोटा सा काव्यांश है ये, इसी को करना है आपको पूरा। ठीक है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं और उसकी प्रसंग लिखकर व्याख्या करनी है और बाद में आपको शिल्प सौंदर्य भी लिखना है। फिर शिल्प सौंदर्य में कैसे लिखोगे आप? विशेष कैसे होगा कि इसमें कवि ने, केदारनाथ सिंह जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उनकी भाषा बहुत ही सरल सहज है और इसमें पुनरावृत्ति अलंकार है। पुनरावृत्ति अलंकार कैसे है? जैसे उधर उधर बार बार आया है तो बार बार पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और छंद मुक्त भाषा का भी प्रयोग हुआ है। आप 3-4 लाइन लिख सकते हो विशेष में कि भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और छंद मुक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। अब बनारस कविता और दिशा कविता दोनों के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बनारस बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? कवि के अनुसार अचानक बनारस में बसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने की किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्राय बसंत में फूलों की बहार से किरकिराहट सॉरी प्राय वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते तथा पोपले निकलने लगती है। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का ही वसंत आता है जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरों के मध्य बसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों में भी नमी आ जाती है। जो कुछ आपने कविता में पढ़ा है कि बसंत आगमन पर क्या क्या होता है,
मोहल्लों के हर स्थानों से धूल का बवंडर उठने लगता है और उस धूल के कारण लोगों के मुंह में किरकिराहट हो जाती है। सुगंध, जब फूलों बसंत आता है तो फूलों की बहार आ जाती है। सुगंध के कारण वातावरण में खुशबू व्याप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप सब लिख सकते हो जो कुछ आपने कविता में पढ़ा है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय? खाली कटोरों में बसंत का उतरना का आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है, यानी कि जो उनके खाली कटोरे थे उसमें भी अब बसंत आ गया है। उसमें भी अब क्या कहना चाहता है कवि कि भिखारी को भीख मिलने लगी है, इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे थे। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में बसंत का उतरना कहता है। बनारस की पूर्णता और रिक्तता। पूर्णता मतलब कैसे पूर्ण हो रहा है, कैसे भर गया है, और रिक्तता मतलब कैसे खालीपन हो गया है, किस प्रकार दिखाया है। कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहाँ का हर दिन तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता व मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। ठीक है, बनारस की रिक्तता कैसे दर्शाता है, खालीपन को कैसे दिखाता है कि वहां पर असंख्य मृत शरीर आते हैं घाट पर दाह संस्कार के लिए, और वे शव कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्य कर्म है। और क्या है ये रिक्तता? बनारस का नित्य कर्म है। रोज ऐसा काम होता है वहां पर जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे लोग चलते हैं, धीरे धीरे घंटे बजते हैं। मतलब जो कुछ कविता में एक एक शब्द को जैसे दिखाया गया है कि धीरे धीरे कैसे होता है सब कुछ, वो बताना चाहते हैं। यहाँ धीरे धीरे होना इस शहर की विशेषता है। मतलब जल्दबाजी यहाँ नहीं होती कुछ भी, बस धीरे धीरे ही सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी तक अछूता है। वहां बदलाव हो अवश्य रहे हैं, बदलाव तो अवश्य हो रहे हैं, परंतु उनकी रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि वो आधुनिकता के पीछे नहीं भागते लोग। वो अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर ही बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ धीरे धीरे वर्तमान में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा रखा है? धीरे धीरे की सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा रखा हुआ है। यह लय इस संसार को, इस शहर को मजबूती प्रदान करता है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए और चीजें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर वैसी के वैसी स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी है और सदियों से जो चला आ रहा है वहां पर वैसे ही अभी भी चल रहा है। तुलसीदास की खड़ाऊ वही है सर्दियों से जहाँ सुशोभित थी। भाव यह है कि धीरे धीरे की सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं है, बल्कि वह इस कारण से और मजबूत हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूता है। मतलब उनके आसपास के शहरों में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है, कितनी तकनीकी आधुनिकता आ गई है, लेकिन इस शहर में सब अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी ही है। आधुनिक सभ्यता का यहाँ रंग नहीं चढ़ा है और इसीलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोग आगे
बढ़ रहे हैं। सही सांच में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। कवि के अनुसार सही सांझ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। यहाँ सही सांझ से मतलब है शाम के वक्त, शाम के टाइम पर, ठीक है। तो क्या होता है, वहां पर मंदिरों में आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा होता है और उस आरती के आलोक में वहां पे अनेकों घाट है, तो घाटों पे आरती का दृश्य बहुत ही मनोहर होता है और आलोक में, आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। यह कभी आधा जल में या आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। अर्थात यहाँ एक और यहाँ प्राचीन मान्यताएं जीवित है, वहीं यह बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य के दर्शन भी कराता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं, उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट करना है। बनारस शहर के लिए 2 जगह मानवीय क्रियाएं अभिलक्षित हुई है, जो कि इस प्रकार है। इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। क्या कभी शहर की जीभ किरकिरा सकती है? नहीं ना, मनुष्य की किरकिराती है। तो वो एक मानवीयकरण किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से इस शहर के गली मोहल्लों में धूल ही धूल नजर आ रही है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है। अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस आध्यात्मिकता में इतना रच गया है या इतना रम गया है कि उसे हो रहे बदलावों के विषयों में कुछ ज्ञान ही नहीं है। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है। वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है, दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान ही खड़ा है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य करेंगे अब इसका। यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को, धीरे धीरे होना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके माध्यम से कवि ने बनारस में हो रहे बदलावों की गति को व्यक्त किया है। धीरेपन को बनारस की विशेषता बताया गया है, लाक्षणिकता का भाव भाषा में सम्माहित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। उसे यहाँ जब कुछ पूर्ण नहीं दिखाई देता, वह आधा बोलकर इस अधूरेपन को व्यक्त कर देता है। ठीक है, और प्रतीकात्मकता का भाव भी विद्यमान है, यानी प्रतीकों की उन्होंने बहुत मदद ली है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी बिखेरी है और आधा शब्द पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। अपनी एक टांग पर बेखबर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि बनारस की आध्यात्मिकता को वो परिचय देते हैं कि बनारस तो बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है, दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान है। अनुप्रास की छटा दिखाई देती है इसमें, और एक टांग पर खड़ा होना एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत अंश में इसका प्रभावी प्रयोग हुआ है और प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता का भी समावेश है। दिशा कविता करते हैं अभी। दिशा कविता में बच्चे का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चे का इधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है, उस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है। जहां उसकी पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है, वह तो उसी दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना, हिमालय किधर है? प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि पहले समझता था कि हिमालय कहाँ है, अर्थात मुझे मालूम था कि हिमालय तो उत्तर दिशा में स्थित है,
लेकिन जब बच्चे से इसके बारे में जाना, विपरीत दिशा में भी बच्चे ने उसे बताया, तो मालूम हुआ कि शायद वो गलत हो सकता है। लेकिन लेखक यहाँ क्या कहना चाहता है कि मनुष्य का अपना सोचने का एक नजरिया है, उसका अपना एक अलग यथार्थ है, ठीक है। उसी के आधार पर वह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे के लिए उसकी पतंग बहुत महत्वपूर्ण थी। हिमालय की दिशा से उसे कोई लेना देना नहीं। बस उसने तो पतंग के लालच में ही या पतंग के ध्यान में ही लेखक को बता दिया कि इधर इधर पतंग उड़ रही है। वह तो बस अपनी पतंग को पा लेना चाहता है। वह पतंग जिस दिशा में बढ़ती है, शायद उसने उसी तरफ हिमालय को बताया है और वही उसका सत्य है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों कविता के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। थैंक यू।